चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि आप 3 पृष्ठ के दस्तावेज की 2 प्रतिलिपियां मुद्रित करते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं तो उन्हें कॉलेट करने का विकल्प चुनते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए कॉलेट क्या होता है, तो चलिए मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। कॉलेट समझने के लिए हम यहाँ पे कहाँ चलते हैं, वर्ड में। वर्ड हमने खोल ली। यहाँ पे हम विस्तार से यहाँ जानने वाले हैं कॉलेट ऑप्शन होता क्या है। तो कॉलेट के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक पेज है, एक पेज के बदले में हम कर लेते हैं बहुत सारे पेज। यहाँ पे मतलब एक प्रकार से हम 4-5 पेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कितने पेज कर लिए। यहाँ स्टेटस बार में अगर देखेंगे हम तो हमारे पास में यहाँ पे 3 पेज दिखेंगे। ठीक है, जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फाइल में और प्रिंट में। और प्रिंट करते तो यहाँ ध्यान से देखिए तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, परंतु उसके पहले सेटिंग करना होता है। कितनी कॉपी निकालना वो भी यहाँ ध्यान देना है। तो हम निकाल लेते हैं 3 कॉपी। ठीक है, 3 कॉपी हमने निकाल लिए और यहाँ पे हमने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए। ठीक, उसके अलावा हम यहाँ पे ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, कितने कहाँ से कहाँ तक पेज निकालना है ये हमने दे दी, 1 से लेकर 2 या फिर 1 से लेकर 3 हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट वन साइड होना चाहिए। और उसके बाद हमको दिख रहा है कॉलेटेड, तो कॉलेटेड ऑप्शन अभी सेलेक्ट है। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान देना, कॉलेटेड का मतलब होता है जब हम 1 से लेकर 3 की कॉपी निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए 3 कॉपी निकाल रहे हैं तो 1 से लेकर 3 की पहले एक कॉपी निकलेगी, फिर 1 से लेकर 3 की दूसरी कॉपी निकलेगी, फिर 1 से लेकर 3 की तीसरी। यदि हम 5 कॉपी देते तो ऐसे ही फॉर्मेट चलते जाएगा, ये सीक्वेंस चलेगा। और उससे क्या होगा, सेट बनकर मिलेगा। यानी कि कॉलेट का मतलब होता है सेट बनकर मिलना। और नीचे एक और ऑप्शन दिया अनकॉलेटेड। अनकॉलेटेड का मतलब होता है यहाँ सेट नहीं बनेंगे। जैसे 1 से लेकर 3 पेज है तो 1 की पहले 3 कॉपी निकलेगी, अलग हो जाएगी, फिर 2 की पहले 3 कॉपी निकलेगी, फिर अलग हो जाएगी, फिर 3 की 3 कॉपी निकलेगी, अलग। इससे क्या होगा, हमको सेट बनाना पड़ेगा। तो कॉलेट और अनकॉलेट में अंतर क्या मिला, कॉलेट का मतलब होता है सेट बनकर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट निकालना है, लैंडस्केप यानी पेज खड़ा होना चाहिए, आड़ा, ये देखा जाता है। पेज का साइज यहाँ पे देखा जाता है और मार्जिन यहाँ पे देखा जाता है। तो आई होप आपको कॉलेटेड समझ में आया होगा। कॉलेट का मतलब होता है सेट बनाकर निकालना, यानी कि जितने भी पेज आपने दिए हैं, आपने 5 कॉपी भी दी है तो पहले 5 पेज की एक कॉपी निकलेगी या निकल के अलग सेट बन जाएगा, दूसरा सेट निकलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेट बनकर निकलेगा, तो सेट बनकर यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भी नहीं निकल। तो यहाँ पे कैसे, देखिए 1 से लेकर 3 तक एक सेट निकल जा रहा है और 1 से लेकर 3 तक एक सेट, यानी कि अगर 2 कॉपी दे रहे हैं हम तो ऐसे चलेगा। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा। निम्न विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेसर समर्थित ओएस कौन है। तो देखिए जब हम बात करें विंडोज 95 की तो यहाँ तो आपको 32 यानी कि 86 बिट का प्रोसेसर देखने को मिलता था, 98 में भी, 2000 में भी। जब 7 आया तो 7 में आपको 32 भी देखने को मिला, साथ में 64 भी मिला। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, तो आपका राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं 32 बिट और 64 बिट जो प्रोसेसर होता है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उनकी जो है देखने को मिलती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ विस्तार से हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं 32 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ पे 32 बिट प्रोसेसर कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए जब 1990 की बात करें, 1990 की, तो यहाँ तक वो 32 बिट प्रोसेसर को सभी कंप्यूटर में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा 32 बिट प्रोसेसर पर कार्य करने वाला कंप्यूटर 32 बिट चौड़ी डाटा यूनिट्स पर कार्य करता था। इसके अलावा विंडोज 95, 98, एक्सपी, इसके अलावा जो है ये सभी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि 32 बिट वाले प्रोसेसर वाले कंप्यूटर पर आमतौर पर कार्य करते थे। इसके अलावा 32 बिट प्रोसेसर पर कार्य करने वाले जो कंप्यूटर है उस पर 64 बिट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ये भी हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 64 की। तो 64 बिट कंप्यूटर की अगर बात करें 1961 से बाजार में आया जब IBM ने IBM 7030 जो है स्टेज सुपर कंप्यूटर पेश किया था। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ है, 2000 के आसपास। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज XP का 64 बिट वर्जन जो है पेश किया था, जिसे 64 बिट प्रोसेसर के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता था। और विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 ये सभी 64 बिट वर्जन में आते हैं। 64 बिट पर आधारित जो कंप्यूटर है 64 बिट चौड़ी डाटा यूनिट्स पर कार्य करते हैं। और यहाँ पर 64 बिट प्रोसेसर जो है इस पर कार्य करने वाला कंप्यूटर 64 बिट या 32 बिट वर्जन के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है।
इसके अलावा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 64 बिट प्रोसेसर ठीक से कार्य नहीं कर सकता। साथ ही दोनों में हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले बात करें 32 बिट CPU के साथ क्या होगा कंपेटेबल। तो अगर बात करें हम प्रोसेसर रहता है 32 बिट, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर 32 बिट रहता है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट रहना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम 32 बिट रहना चाहिए। तो ये सही कॉम्बिनेशन जम रहा, मतलब ये जो है किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी। यदि प्रोसेसर 32 बिट रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट रहता सही है, परंतु जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर 64 बिट नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि 32 बिट प्रोसेसर है तो 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, यहाँ पर गलत माना जाएगा। इसके अलावा 32 बिट ऑपरेटिंग मतलब जो आपका प्रोसेसर है तो 64 बिट ये दोनों भी नहीं हो सकते। मतलब सिंपल सी बात, सब कॉमन होना चाहिए। पर 64 बिट अगर CPU है तो क्या कंपेटेबल होगा, जैसे 64 बिट CPU सब जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट चल जाएगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी 64 चल जाएगा। पर यहाँ पे देखें तो 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 प्रोसेसर ये भी चल जाएगा, 32 बिट एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी चल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम ये दोनों का मतलब यहाँ पे सही माने जाएंगे और रनिंग मोड में आ जाएंगे। और यदि 64 बिट प्रोसेसर है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट हम एप्लीकेशन प्रोग्राम डालें तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा हो गया, ठीक है। तो या तो 32 यहाँ पे है तो 32 यहाँ भी होना चाहिए, 32 यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 64 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। दोनों में अंतर देख लेते। तो 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में एक बड़ा अंतर है कि ये जो है प्रति सेकंड कितनी तेजी से कितनी गणना कर सकते हैं, इसका टास्क पूरा होने की स्पीड पर फर्क पड़ता है, यानी कि ये स्लो होता है इसकी अपेक्षा 64 की अपेक्षा। इसके अलावा 64 बिट प्रोसेसर होम कंप्यूटिंग के लिए डुअल कोर, क्वाड कोर, 6 कोर और जो 8 कोर वर्जन पर आ सकते हैं। मल्टीपल कोर होने से प्रति सेकंड गणना करने की स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ सकती है और कंप्यूटर फास्ट काम कर सकता है। जिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक ही समय में कई गणनाएं करनी पड़ती है तो उनके लिए यहाँ पर 64 बिट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 32 बिट जो है 64 बिट प्रोसेसर से दूसरा बड़ा अंतर यहाँ रैम सपोर्ट, यानी कि जो 32 बिट है वो 3 से 4 GB रैम सपोर्ट करते हैं, परंतु 64 बिट की अगर बात करें 4 GB से ऊपर बहुत मतलब बड़ी आकार जैसे 16 GB की बात करें तो यहाँ तक जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स, इन सभी में इनका उपयोग आजकल देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स डबल स्पेस लाइन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में डबल स्पेस लाइन किससे आती है, तो सबसे पहले हम MS वर्ड खोलते हैं, ठीक है। MS वर्ड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं और यहाँ चलते हैं, हमारे पास में बहुत सारा पैराग्राफ दिया है, तो पैराग्राफ में हम इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये बड़ा कर लिए और इनके बीच में लाइन स्पेस है, तो यदि हम कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं तो 1 लाइन का स्पेस आता है, कंट्रोल के साथ 2 दबाते हैं 2 लाइन का, और यहाँ पे 3 दबाएंगे तो नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो 1 लाइन स्पेस, देखिए यहाँ पे ये देखिए, और 2 दबाएंगे तो 2 लाइन। और कहाँ से आता है, यहाँ से भी आ सकता है, देखिए यहाँ से भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल 2। और यदि पूछा जाता है कंट्रोल के साथ 1 से क्या होता है तो सिंगल लाइन स्पेस आता है, ठीक है। इसके अलावा यदि PC चालू करने के बाद मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो क्या समस्या आएगी, तो मॉनिटर की केबल या तो कनेक्ट नहीं है या फिर मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखिए, मॉनिटर चालू नहीं है या मॉनिटर प्लग इन नहीं है या मॉनिटर कनेक्ट नहीं है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है मॉनिटर। और मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का अलग अलग जो है प्रकार में देखने को मिलता है। MS ऑफिस में जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसकी कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो कॉपी बनाना देखिए, एक बोला जाता है उठा कर ले जाना मतलब कंट्रोल X, कट करना होता है कंट्रोल X, ठीक है। और एक होता है कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब होता है कंट्रोल C, कंट्रोल C यहाँ पे होता है। तो राइट आंसर में हमारा कंट्रोल C होगा। कंट्रोल X से कट होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होगा, और कंट्रोल D से ये जो होता है डुप्लीकेट होता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट की होती क्या है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। MS वर्ड की, तो MS वर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है उनको हम यहाँ पे विस्तार से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन कंट्रोल की आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगी, कंट्रोल दबाना है और उसके साथ में A दबाना है, प्लस का साइन नहीं लगाना है, आपको जोड़ के बताया इसलिए प्लस साइन लगाया। तो जब मैं कंट्रोल के साथ A दबाता हूँ तो क्या होगा,
यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, ठीक है, देखिए पूरा कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बी अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ बी मतलब बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड, और बोल्ड को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ बी का उपयोग करते हैं। और यदि कंट्रोल के साथ सी करें तो कंट्रोल के साथ सी से कॉपी हो जाता है, और कॉपी कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए हमने कॉपी किए थे, कॉपी आ गया, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल डी मतलब होता है यहाँ से एक फॉन्ट की विंडो भी खुलती है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो वो डुप्लीकेट भी होगा, ठीक है। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट का अलाइन सेंटर हो जाता है, ये देखिए सेंटर हो गया और फिर से वापस वहीं पहुंच जाता है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, जो नेविगेशन बार है वो खोलने के लिए, और यहीं से आपका जो है एडवांस फाइंड भी खुल जाता है। और इसी प्रकार कंट्रोल एच होती है जो कि रिप्लेस का काम करती है। कंट्रोल जी गो टू का काम करती है, देखिए गो टू ऑप्शन आता है। कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, ये देखिए इटैलिक वापस वहीं पहुंचा देते हैं। कंट्रोल जे की अगर बात करें तो जस्टिफाई होता है, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है। और कंट्रोल के से हाइपरलिंक आता है, ठीक है, हाइपरलिंक यहाँ पे, ठीक है, देखिए हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है। कंट्रोल एल की अगर बात करें तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट करता है। कंट्रोल एम से पैराग्राफ को इंडेंट राइट मोड में पहुंचा देगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल आर से राइट साइड में अलाइन पहुंचाता है, कंट्रोल एस से सेव होगा डॉक्यूमेंट, कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए होता है, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन, और कंट्रोल भी मतलब पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे अगर हम देखिए एक होता है क्लोज और एक होता है एग्जिट होता है। तो क्लोज का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट बंद करना, और एग्जिट का मतलब होता है ये एप्लीकेशन क्लोज करना। इसके अलावा कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल बाय फिर से मतलब अंडू का प्रभाव निर्धारण मतलब जो है वापस करना। जैसे अंडू से क्या होगा, जैसे हमने डिलीट कर दिए, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड से क्या होगा, वापस आ जाएगा, और फिर कंट्रोल वाई से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ एम एस वर्ड की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, उपयोग कर लेना इनको। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। यूनिक्स में कोई भी प्रोसेस को किल करने के लिए ब्लैंक यानी कि कमांड का उपयोग किया जाता है। किल करने के लिए यानी कि यहाँ किल कमांड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और कमांड है, जैसे कि सीपी कॉपी करने के लिए, एमबी मूव करने के लिए और रीनेम करने के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए, आईपीआर प्रिंट आउट के लिए, मेक डायरेक्टरी को बनाने के लिए, आरएम रिमूव करने के लिए डायरेक्टरीज को और फाइल्स को, आरएम डीआईआर यानी कि ओनली डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, सीडी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, पीडब्ल्यूडी यानी कि करंट डायरेक्टरी की स्टेटस यानी कि जो डिस्प्ले करने के लिए, पाथ इस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ यूनिक्स की कमांड हो गई, आप यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में ब्लैंक होते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 गेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक होता है कंट्रोल गेट और एक होता है फ्लोटिंग गेट, 2 गेट होते हैं यहाँ पे, किसमें, फ्लैश मेमोरी सेल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बारकोड रीडर उपयोग में प्रयुक्त किए जाने वाले ऑप्टिकल सेंसर होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोटो डायोड यहाँ पे सेंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के रूप में हम जो है बारकोड और उनसे संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखिए OBCR होता है, OMR होता है, OCR होता है, MICR होता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे किसके अंतर्गत, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं OBCR की, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो देखिए ऑप्टिकल बारकोड रीडर कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कुछ लाइनें होती है, सीक्रेट कोड होता है प्रोडक्ट के अंतर्गत, उनको रीड करने के लिए। तो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो गोले लगे होते हैं सीट में उसको एक्सेस करता है। OCR कंप्यूटर में बने फॉर्मेट से हमारे द्वारा टाइप किए गए फॉर्मेट को मिलान करता है। उसके अलावा MICR चेक और DD में जो नंबर होते हैं मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर, उनको रीड करने के लिए होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर, इसको बारकोड रीडर OBCR यानी ऑप्टिकल बारकोड रीडर भी कहा जाता है। प्रोडक्ट पर छपे हुए कोड को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं मॉल में आपने देखे होंगे, उनकी कीमत और जो अन्य इन्फॉर्मेशन उनको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बारकोड का। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए बारकोड, और ये बारकोड अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। बारकोड रीडर OMR, देखिए OMR को ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला जाता है, और ये ऐसा डिवाइस है किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन से बने जो गोले हैं काले, उनकी जो है उन पर प्रकाश डालता है और रिफ्लेक्ट प्रकाश को यहाँ पर जांचता है। जिसकी तीव्रता कम होती है उसको वहाँ पर वो सही मतलब मार्क चिन्ह मान लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इनमें 4 में से एक अगर गोला को काला किया जाता है उसको वो जांचेगा, ठीक है। OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
इसको शॉर्ट में OCR बोला जाता है। ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं OCR का एक जो भी है दस्तावेज इनपुट किया गया है। अब MICR की बात करें तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। तो बैंकिंग व्यवसाय में इसका ज़्यादातर चेक और जो DD है उनमें बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। जो भी इससे मतलब यहाँ पे देखिए आपको जो लिखे हैं चेक के नंबर वो चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि तेजी से काम किया जा सके। तो ये तो बात हो गई, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े, OBCR पढ़े, MICR पढ़े, OMR पढ़े और OCR पढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जा सकता है। तो चैनल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण कहाँ देखा जा सकता है? न्यूज़ चैनल में। न्यूज़ चैनल में यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें तो रियल टाइम में किसी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठे और किसी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य जगह के व्यक्तियों से आपस में बातचीत कर पाते हैं वीडियो के माध्यम से, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अच्छा इनमें से गलत कौन सा है हमको देखने को मिलेगा? तो देखिए, वर्तमान में घटनाएं प्रसारित करने के लिए स्ट्रीमिंग उपयोग की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फाइल की स्ट्रीमिंग का मतलब होता है डायरेक्ट पहुंचाना। ठीक है, जैसे ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पे सामने, तो हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं रियल टाइम में। ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, तो इसे स्ट्रीमिंग बोला जाता है। फाइल की स्ट्रीमिंग बड़ी विषय वस्तु को छोटे भागों में वितरित किया जाता है ताकि प्लेबैक अधिक जल्दी शुरू हो सके। ठीक है, जैसे क्वालिटी घटा दी जाती है ताकि प्लेबैक जल्दी, ये भी सही है। लाइब्रेरी रख रखाव के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत बोला गया था। देखिए, स्ट्रीमिंग का उपयोग आपके कंप्यूटर या सेल फोन पर टीवी और फिल्म दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये गलत पूछा गया था, इसलिए 4 नंबर का है। तो स्ट्रीमिंग आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।